और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, जैसा ज्ञानू सिंह ने बतलाया, पहले भी इस विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने के लिए आप लोगों के बीच आ चुका और आज फिर से आप सबके बीच मौजूद हूं। इस बार आया हूं लेकिन देर से आया हूं, फिर भी आप लोगों ने तालियां बजाकर हम लोगों का स्वागत किया है, हम लोगों का अभिनंदन किया है। लेकिन भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। ज्ञानू सिंह को 3 बार आपने विजय दिलाकर बिहार की विधानसभा में भेजा है, लेकिन आज यदि आपसे मैं अपील करने आया हूं बहनों भाइयों, चौथी बार ज्ञानू सिंह को विधानसभा में चुनकर भेजिए। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। अब बिहार की राजनीति में ज्ञानू सिंह या कोई जूनियर नेता नहीं होंगे, जूनियर विधायक नहीं होंगे, बल्कि एक सीनियर विधायक बनकर गए बिहार की विधानसभा में। क्रिकेट के मैदान में आपने देखा होगा, जब क्रिकेट का खिलाड़ी 1 रन बनाता है तालियां बजती हैं, 2 रन बनाता है तालियां बजती हैं, 3 रन बनाता है तो तालियां बजती हैं, लेकिन जब वह चौथा चौका मारता है तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा स्टेडियम भी गूंजता है। इसलिए मैं कहने आया हूं कि इस बार ज्ञानू सिंह को बिहार की राजनीति में चौका मारने की इजाजत यदि कोई दे सकता है तो आप सभी ही दे सकते हैं। और क्यों ज्ञानू सिंह के लिए वोट मांग रहा? ज्ञानू सिंह ने क्या किया है, नहीं किया है, मैं उतना नहीं जानता जितना कि आप जानते हो, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 15 वर्षों से सिर्फ नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी के नेतृत्व में बिहार में जो सरकार चल रही है बहनों भाई, उसे बहुत सारे काम, और यह भी कहने में मुझे गुरेज नहीं है, अधिकांश जो भी वादे किए थे अधिकांश वादों को उन्होंने पूरा किया है। और केवल हमारे प्रदेश की सरकारों ने ही अपने वादों को पूरा नहीं किया है, बल्कि मैं दिल्ली की तरफ भी आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी थी। उस समय मैं ही भारतीय जनता पार्टी का यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष था। उस समय जो घोषणा पत्र तैयार हुआ था, उस घोषणा पत्र में जो जो बातें कही गई थी उसको बहुत गौर से मैंने देखा था, समझा था, तब उसे घोषणा पत्र में शामिल किया था। मोदी जी भी उस समय मौजूद थे। 2014 में आप सबके आशीर्वाद से मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। बहनों भाइयों, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, और यहां पर यदि हमारे पत्रकार मित्र हैं तो उनसे भी मैं कहना चाहूंगा, क्या यह सच नहीं है कि हमने अपने घोषणा पत्र में जो भी वादे किए थे, अपने एक एक वादे को पूरा करने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है? और आज भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। भारत की विश्व अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है बहनों भाइयों। इसका श्रेय यदि मैं किसी को देना चाहता हूं तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को मैं देना चाहता हूं। जो जो वादे किए थे, मैं कुछ वादों की याद दिलाना चाहता हूं आपको। जब से हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि भारतीय जनसंघ के रूप से अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की, हर घोषणा
घोषणा पत्र में हम कहते थे हमारी यदि सरकार बनेगी तो जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 लगी है उसके तहत जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा हासिल है उस हम विशेष दर्जे को समाप्त करते हैं। बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह सच नहीं है? भारत की संसद में पूर्ण बहुमत मिलने के बाद चुटकी बजाकर हमने धारा 370 को समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर राज्य का भी वही दर्जा होगा जो देश के अंदर राज्य होगा। जब से हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की, हम बराबर अपने घोषणा पत्र में यह लिखते थे हमारी सरकार बनेगी तो हम ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे, ऐसे हालात पैदा करेंगे कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बन जाए। बहनों भाइयों, इस वादे को भी हम लोगों ने पूरा किया है। भारत का जिस समय विभाजन हुआ था 1947 में, हम लोग नहीं चाहते थे भारत के दो टुकड़े होने चाहिए, भारत और पाकिस्तान दो देश बनने चाहिए, हम ये नहीं चाहते थे। भारत एक रहना चाहिए, भारत अखंड रहना चाहिए, ये हम लोगों की हदफ थी। लेकिन कुछ ऐसी ताकतें थी जिन्होंने विवश कर दिया और हिंदुओं का देश हिंदुस्तान, मुसलमानों का देश पाकिस्तान, ऐसा करके बंटवारा कर दिया। वैसे हम लोगों का यहां तक सवाल है, भारत के रहने वाले लोग हिंदू और मुसलमान के आधार पर हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं बहनों भाई, लेकिन उस समय कुछ ताकतें ऐसी थी जिन्होंने इस आधार पर भारत का विभाजन करा दिया, भारत और पाकिस्तान बन गया। बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग भारत में रह गए, हमने उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया। बड़ी संख्या में हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, बौद्ध, जैन जो पाकिस्तान में रह गए, उनके ऊपर कैसा जुल्म ढाया गया, कैसा जुल्म ढाया गया। बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत में आकर लंबे समय तक अपनी गुर्बत की जिंदगी जी रहे थे। बहनों भाइयों, हम लोगों ने वादा किया था यदि हमारी सरकार बन गई और पाकिस्तान के रहने वाले ऐसे अल्पसंख्यक यानी हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध जो भारत आएंगे, हम उनको भारत की नागरिकता प्रदान करेंगे बहनों भाइयों, और हम लोगों ने भारत की नागरिकता प्रदान की है और उन्हें सम्मान की जिंदगी जीने का जो है पूरा हक किया है। इतना ही नहीं, मुस्लिम बहनों के साथ किस प्रकार का जुल्म और अत्याचार होता था। 3 बार 3 तलाक 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 बोलती थी और उस बहन से वह व्यक्ति अपनी जुदा हो जाता था, उससे छुट्टी दे लेता। सारी जिंदगी उसको किस तरीके से गुजारनी पड़ती थी यह बताने की आवश्यकता नहीं है। और 3 तलाक के कानून को भी समाप्त करने की हिम्मत यदि कोई कर पाया है तो सिर्फ हमारी सरकार कर पाई है बहनों भाइयों, और कोई नहीं कर पाया। और यह सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई संस्था हो, उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है भरोसा और विश्वास। कोशिश यही करनी चाहिए जीवन में विश्वास का संकट पैदा ना हो। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, सारे नौजवान भी यहां पर खड़े हैं, सारे नौजवान भी यहां पर खड़े हैं, मैं जो कुछ भी बोलकर जा रहा हूं, यदि आपको यह लगे कि राजनाथ सिंह ने जो कहा था उसे नहीं किया तो बहनों भाइयों आप मुझे पत्र लिख देना, सार्वजनिक रूप से मेरी आलोचना कर देना, मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। क्योंकि जीवन में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति। और चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, यदि हम देखना चाहते हैं भारत में हेल्दी डेमोक्रेसी, स्वस्थ लोकतंत्र यदि हम देखना चाहते हैं तो नेताओं को वही बोलना चाहिए जिसे वह कर सके। नीतीश जी के राज्य के 15 साल पहले की हुकूमत कैसी रही है
मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है क्या क्या नहीं वादे किए गए। शायद आंशिक रूप से भी वादे पूरे हो गए होते तो हमारा यह बिहार पता नहीं हिंदुस्तान में आज कितने राज्यों से आगे होगा, लेकिन उन वादों को भी उन लोगों ने पूरा नहीं किया। इसलिए विश्वसनीयता, भरोसा सबसे बड़ी पूंजी। क्या यह सच नहीं है? हम लोगों ने कहा था हम आएंगे 2022 तक, जिनके पास पक्के मकान नहीं है उन्हें पक्के मकान मुहैया कराएंगे। बहनों भाइयों, हम पक्के मकान मुहैया करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? आप बताइए, पक्के मकान जिन लोगों के कच्चे हैं मुहैया करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? करा रहे हैं सर। हम लोगों ने ऐसे कई वादे किए। शौचालय घर घर में बनवाएंगे। हो सकता है कहीं पर शौचालय कुछ खराब बने हो, कहीं पर अच्छे बने हो, यह कमी तो कहीं हो सकती है, लेकिन शौचालय बनवाने का सिलसिला यदि किसी ने प्रारंभ किया है तो हमारी सरकार ने किया है। और सबसे बड़ी बात जो याद दिलाना चाहता हूं आपको, राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री, राजीव गांधी जी के प्रति हमारे मन में सम्मान है, भले ही वो दूसरी किसी राजनीतिक पार्टी के क्यों न हो, क्योंकि हमारे देश के वो प्रधानमंत्री किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, मैं यह मानता हूं वह स्वयं में संस्था होता है, इंस्टीट्यूशन होता है। उसके संबंध में अब शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, उसे कभी जलील नहीं किया जाना चाहिए, उसके प्रति सम्मान होना चाहिए। राजीव गांधी जी ने उस समय अपनी लाचारी व्यक्त करते हुए एक बार कहा था, क्या करूं मैं, दिल्ली की बैंकों से 100 पैसा नीचे भेजता हूं तो नीचे बामुश्किल 16 पैसा पहुंच पाता था। यह लाचारी उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने व्यक्त की। राजीव गांधी जी की इस लाचारी को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया। बहनों भाइयों, और सरकार बनने के साथ ही यह फैसला कर दिया कि हम भारत में हर परिवार का अकाउंट बैंकों में खोलेंगे, हर परिवार का खाता बैंकों में खोलेंगे। बैंकों में खाता खुल गया कि नहीं, जरा हाथ उठाकर बताइए, बैंकों में खाता खुला है कि नहीं? क्या यह सच नहीं है? अब यदि दिल्ली के बैंकों से 100 पैसा निकलता है तो 99 पैसा नहीं बल्कि 100 का 100 पैसा सीधे आपके खाते में पहुंच जाता है। बहनों भाइयों, यह काम यदि किसी ने किया है तो नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। दृष्टि चाहिए, सोच चाहिए, काम करने की तड़पन चाहिए। क्या नहीं हो सकता? आयुष्मान भारत योजना की भी यहां पर मैं चर्चा करना चाहूंगा, और मैं सचमुच धन्यवाद देना चाहता हूं नीतीश कुमार जी को, धन्यवाद देना चाहता हूं सुशील मोदी जी को, उनकी सरकार को। बड़ी संख्या में आयुष्मान भारत योजना को इस बिहार में लागू करने का काम किया है, और मुझे मालूम है शायद अभी तक 2 लाख लोगों को ही केवल इसका लाभ मिल पाया है। आप लोगों को जानकारी होगी कि बहनों भाइयों, पहले बीमारी यदि होती थी, धन के अभाव में लोग अपना इलाज नहीं करा पाते थे, लेकिन अब 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, भले ही वह झोपड़ी में रहने वाला क्यों न हो, वह आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करा सकता है। यह पक्की व्यवस्था हम लोगों ने की है, और आज मैं आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं, यह योजना प्रारंभ हो चुकी है। करोड़ों लोग इस देश में इसका लाभ उठा रहे हैं। मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है, बिहार में लगभग 2 लाख लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। यकीन रखना, वह दिन आएगा, एक भी हमारा ऐसा नागरिक भारत का नहीं बचेगा जिसके पास आयुष्मान भारत योजना का लाभ जिसको न मिले। यानी आप बीमार हो जाएंगे तो 5 लाख रुपए तक का इलाज एक साल में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त। यानी बीमारी आपकी एक साल में ठीक नहीं हुई तो दूसरे साल भी 5 लाख रुपए तक का इलाज आपका मुफ्त होगा। बहनों भाइयों, सारी दुनिया इस प्रकार की योजना किसी भी देश में नहीं, केवल भारत में। लेकिन इस योजना को हमारी बिहार की सरकार ने भी यहां पर जो है लागू किया है। ऐसी बहुत सारी गैस सिलेंडर मुफ्त में, क्या कभी गरीब परिवारों में रहने वाले लोग सोच सकते थे? उन परिवारों की माताओं बहनों को भी गैस
सिलेंडर से खाना बनाने का अवसर मिलेगा। यह सब यदि मैं सारी योजनाओं की चर्चा करूं तो लंबा समय लगेगा। किसानों का जहां तक सवाल है, किसानों को गुमराह किया जा रहा है। बहनों भाइयों, किसानों की माली हालत सुधारने के लिए हम लोगों ने 3 बिल भारत की संसद से पास किया है, लेकिन कांग्रेस के लोग, दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये तीनों बिल लागू हो जाने के बाद 5 से लेकर 7 वर्षों के अंदर हिंदुस्तान के किसानों की माली हालत बदल जाएगी। बहनों भाइयों, इस प्रकार का बिल भारत की संसद से हम लोगों ने पास किया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मुझे इस बात की खुशी हुई है जहां की बिहार की सरकार ने, जहां पर पटना में एम्स खोला है, वहीं पर अन्य 11 जिलों में भी मेडिकल कॉलेज खुले हैं। मुझे यह जानकर भी खुशी हुई यहाँ के सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए, पॉलिटेक्निक खुल गए। जितना अधिकतम हो सकता था यहाँ का विकास करने की कोशिश लोगों ने की। लेकिन बहनों भाइयों, एक मैं आपसे निवेदन नौजवानों से करना चाहता हूँ विशेष रूप से। मैं दिल्ली में अखबारों में पढ़ा, किसी ने कोई नेता भाषण करने आया था, उसके बारे में अपशब्दों का प्रयोग, किसी के ऊपर किसी ने जूता उछाल के फेंक दिया। क्या बहनों भाइयों, बिहार की यही मर्यादा है, हमारे देश की यही मर्यादा है? हमारा विरोधी ही क्यों न हो, लेकिन मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि उसके लिए भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, गाली गलौज नहीं की जानी चाहिए। आपका सबसे बड़ा हथियार यदि कोई है तो आपका वोट है। किस बहादुरी का परिचय दे रहे हैं? दुनिया के दूसरे देशों में यह संदेश जाता होगा बहनों भाइयों, भारत के बारे में कैसी धारणा बनती हो। अभी अभी आपका भव्य राम का मंदिर बन रहा है। राम को आप अपना आदर्श मानते हैं, आपके आराध्य हैं। राम ने कैसे अपने जीवन में मर्यादाओं का पालन किया है, आपको बतलाने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान शिव के धनुष को जब उन्होंने तोड़ दिया था तो आक्रोशित होकर भगवान परशुराम ने यह पूछा, कौन है जिसने हमारे धनुष को तोड़ दिया? जानते हैं, विनम्रता और शालीनता का परिचय देते हुए दोनों हाथ जोड़कर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कहा था, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, कोई है कोई एक दास तुम्हारा। हे प्रभु, इस धनुष को तोड़ने वाला और कोई नहीं होगा, आपका दास होगा। यह है भारत की विनम्रता और शालीनता। मैं जवानों आपसे भी कहना चाहता हूं, जिंदगी में मर्यादाएं टूटनी नहीं चाहिए, शालीनता विनम्रता नहीं टूटनी चाहिए। जहां पर कलेजे के अंदर ताकत होनी चाहिए, शौर्य और पराक्रम का भाव होना चाहिए, वहीं पर व्यवहार में शालीनता होनी चाहिए। मैं सच बताऊं, मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं, लेकिन जब इस प्रकार की हरकतों की जानकारी मुझे हासिल होती है, मेरे जैसे व्यक्ति को बेहद तकलीफ होती है। हम कहां देश को ले जाना चाहते हैं? मुझे तब भी तकलीफ होती है इस देश में जब जाति, पंथ, मजहब, भैया हमें जाति कहिए, हमके वोट दे दिया, यह सिलसिला भी बंद होना चाहिए। भारत के ऋषियों और मनीषियों ने जाति और पंथ के आधार पर देश चलाने की इजाजत हमको नहीं दी है। बहनों भाइयों, भारत एक ऐसा देश है और दुनिया का यही इकलौता देश है जिसने भारत में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य यदि किसी देश ने माना है तो भारत ने माना है। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दिया। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, यह भगवान बुद्ध की धरती है बहनों भाइयों, भूलिए मत। चाणक्य और चंद्रगुप्त की भी धरती है, भूलिए मत। अब भारत और चाइना के साथ जो कुछ भी चल रहा है उसकी आपको जानकारी है, लेकिन हमारे कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं, देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता,
और उन्होंने तो इतना कह दिया यदि हमारी सरकार होती तो हम 3 दिन में चीन को निकाल कर बाहर फेंकते। 15 मिनट क्या समाचार। यह राजनीति है, देश की जनता की आंखों में धूल मच चुकी है। 1962 में क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, मैं उनका सम्मान करता हूं, उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। भारत चीन का युद्ध हुआ था, कितनी जमीन गई है, इतने दिनों तक सत्ता में आप रहे, क्यों नहीं वापस। आपके ही शासनकाल में भारत की संसद ने यह संकल्प लिया था, पाक अधिकृत कश्मीर हम वापस लेंगे। इतने वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद आपने उसे वापस क्यों नहीं। और आज देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, मैं आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं, जो भी ये कहते हैं इनको कहने दीजिए। हमारे देश का प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना है, देश के प्रधानमंत्री का, बहनों भाइयों 56 इंच का सीना है। और मैं आपको भारत के रक्षा मंत्री के रूप में, जैसा हमारे डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने कहा है, यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं, भारत की 1 इंच जमीन को भी हम किसी भी सूरत में नहीं जाने देंगे। आपको विश्वास दिला। बाबू जिंदाबाद, रक्षा मंत्री जिंदाबाद। ये कोई मजाक नहीं है कि कोई जमीन भारत की ले ले। भारत में कमजोर सरकार नहीं है। और मैं सच कहना चाहता हूं, हमारे भारत के सेना के जवानों ने जो कुछ भी भारत चीन सीमा पर हुआ है उसमें करिश्माई काम किया है। यदि मैं उसका खुलासा कर दूं बहनों भाइयों, तो तालियों की गड़गड़ाहट से सारा पंडाल गूंज उठेगा। बहनों भाइयों, करिश्माई काम किया। और मैं बिहार रेजिमेंट के जवानों ने गलवान की घाटी में 20 जवानों ने अपनी शहादत दी है, भारत माता की रक्षा करने के लिए, भारत माता का मस्तक ऊंचा रखने के लिए। ऐसे लालों को, ऐसे पुत्रों को जिन माताओं ने जन्म दिया है, बहनों भाइयों, ऐसी माताओं के चरणों में शीश झुकाकर मैं उनका अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने कि भारत का गौरव बढ़ाया है, भारत की रक्षा। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, बहनों भाइयों, खिलाइए कमल, खिलाइए कमल, चलाइए तीर, खिलाइए कमल, चलाइए तीर और हटाइए लालटेन। तो मैं यह मानकर जाऊं, जिता देंगे आप लोग। नहीं, ये पीछे के लोग जब तक हाथ उठाकर एक बार, ज्ञानू जी आइए, बाबू जिंदाबाद। नहीं भाई, यदि है तो एक बार हाथ उठाकर जरा या तालियां बजा दीजिए तो मैं मान लूं कि यह चीज है। और ज्ञानू जी को मैं कहूंगा कि ज्ञानू जी, जनता ने चुनाव जिताने का मन बना लिया है, तो जीतने के बाद 2, 4, 6, 8 महीने, साल भर में कभी भी चुनाव जीतने के बाद आपको मौका मिल जाए, हो सकता है कुछ और बन जाए। आप लेकिन मान लीजिए बन भी जाइएगा, तब भी एक बार हमको कभी न कभी जरूर बुला लीजिएगा जनता के बीच। और बहनों भाइयों, यदि मैं जनता के बीच यदि आना चाहूंगा, तो फूलों की हार पहनकर अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहूंगा, बल्कि एक बार शीश झुकाकर जनता का अभिनंदन करने के लिए आना चाहूंगा, आपके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आना चाहूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस पंचायत की और मानपुर पंचायत के मुखिया